अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासत का कुछ अंदाज़ इस तरीके से है कि पिछले 30-40 सालों से सियासत में जो बड़ी सियासी जमातें अपना बड़ा शेयर वसूल करती हैं इंतखाबी अमल के दौरान, उनमें मखसूस ख़ानदानों की हुकूमत है। अगर आप पीपल्स पार्टी में चले जाएँ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के ऊपर आज भी पार्टी नारा लगाती है जी ए भुट्टो, और फिर वोट मांगने जाती है। गो के पार्टी अब आसिफ अली जरदारी साहब चलाते हैं। नून लीग में चले जाएं तो 85-88 तक का अगर जो पीरियड है उससे आप बाद में निकल जाएं, उस वक्त तक तो जनरल ज़िया के ज़ेर साया जमात चलती थी। उसके बाद से सारी पार्टी के ऊपर नवाज़ शरीफ हावी हैं और नवाज़ शरीफ के नाम के साथ ही PMLN चलती है। अब ये सारे सियासतदान जो है 70s में हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ख़ुद 68 के हैं, शायद नवाज़ से और इमरान खान से और शहबाज शरीफ से उम्र में निस्बतन छोटे होंगे, लेकिन जमहूरी तर्ज़ सियासत इन सियासी जमातों के अंदर नापैद है। आम तौर पर एक नॉमिनेटेड वे जो फैमिली के अंदर ही रहती है जमात की जो सदारत है, और उसी के तरीके कार के तहत ये सियासी जमातें आगे चलती हैं। जमहूरियत नाम की चीज़ इन सियासी जमातों के अंदर नहीं है। और इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस सियासी जमात का कितनी कुर्बत है और किसकी दूरी है, उसके ऊपर इंतखाबी नताइज का तयन वक्त से पहले होना शुरू हो जाता है, और हवा का रुख देखते हुए जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी उस सियासी जमात का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2011 से इस प्रोसेस का हिस्सा बनी। उससे पहले पीपल्स पार्टी और PMLN बारियां लगाते थे। फिर 2011 से PTI वालों ने ऐसी जप्पी डाली कि उन्होंने अपना यकीनी बनाया कि 2018 के इंतखाबात में उनको बारी मिले ही मिले। नवाज़ शरीफ भी इसी तरीके से आगे आए थे। पहले चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बने थे और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से IJ बनी और वो वज़ारत उज़्मा का उनका सफ़र शुरू हुआ। PTI को भी पहले KP में हुकूमत मिली, जहाँ ख़ुद इमरान खान तो वज़ीर आला नहीं बने, लेकिन उन्हीं की जमात को वो हुकूमत दिलवाई गई। परवेज़ खटक जो 2008 के इंतखाबात से पहले या 2013 के इंतखाबात से पहले PMLN से बातचीत कर रहे थे इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए, वो PTI के टिकट से इलेक्शन लड़े और फिर वज़ीर आला भी बन गए। अब क्या सूरत हाल होगी? 2018 में इमरान खान बन गए। इस वक्त इमरान खान की लड़ाई है, वो जेल में पड़े हुए हैं, और इमरान खान मुमकिन नहीं है कि इन सारे केसेस में जो उनके ऊपर कायम है उनके होते हुए इंतखाबी अमल में आगे बढ़ सकें। कोई ना कोई रोड ब्लॉक आएगा जिसमें उनकी नाअहली या जेल वाली शक्ल बन जाएगी, जैसे 2018 में नवाज़ शरीफ के लिए बनी थी। पाकिस्तान ऐसे आगे बढ़ पाएगा? ये सारे लोग सवाल पूछते हैं आज तक। ऐसे पाकिस्तान के आगे बढ़ने के इम्कानात अच्छे तरीके से एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम के साथ आगे बढ़ने के इम्कानात कम से कम होते जा रहे हैं। लोगों का ट्रस्ट इस पूरे प्रोसेस से ख़त्म होता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा मायूसी फैलाने में पिछले 5-6 साल ने रोल अदा किया। सारे सियासतदानों के ऊपर एक छाप लगाई गई कि चोर और डाकू हैं। जिस तरीके से कोई मिलिट्री टेक ओवर कर लेता है ना जर्नैल, तो वो सारों के ऊपर छाप लगा देता है कि सियासतदान चोर डाकू थे, मुल्क लूट के खा गए थे, हम तो पाकिस्तान को बचाने हैं। उसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को परवान चढ़ाया गया था। अब वो बाकी सारों के ऊपर तो चोर और डाकू का लेबल लग गया, और जिसको सबसे ज़्यादा नेक और पारसा बनाकर, सादिक और अमीन बनाकर मार्केट में उतारा गया था, वो इस वक्त ख़ुद ज़ेर ताब है और जेल के अंदर है। तो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम क्या होगा? ऐसे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कौन भरोसा करेगा, कौन वोट डालने आएगा, और उन नताइज के ऊपर कौन यकीन करेगा? बिलावल आजकल स्पीचेस के अंदर बाज़ ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जिनकी आज से कुछ अर्से तवक्को नहीं की जा रही थी, तो उसके अंदर शायद कोई नया जमहूरी सोच नहीं जागी है। आम तौर पर तासुर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने में नवाज़ शरीफ बाजी ले गए और PTI को इसमें मात हो गई है। इस रिएक्शन में बिलावल ऐसी स्पीचेस कर रहे हैं। आज भी उसी सिलसिले में एक और बयान उनका सामने आया है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि 70 साल के सियासतदानों को अलहदा हो जाना चाहिए। दिखाइएगा क्या कह रहे हैं। तो पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया, और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे। उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा। अपील है, मुतालबा है अपने बुजुर्गों से जो 30-30 साल सियासत कर रहे हैं, जो 70-70 साल सियासत कर रहे हैं, आप इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़ें। आम तौर पे पाकिस्तान में ये बातें सिर्फ आप या कैंपेन में कह सकते हैं, या जब आप अपोजिशन में बैठे हो तब आप कह सकते हैं। हुकूमत बिलावल की जमात भी उसी रास्ते से लेती रही है जिस रास्ते से इमरान खान और नून लीग हुकूमत लेती रही है। दूसरा बयान भी इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीफ़ जस्टिस से दरख्वास्त कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस का इलेक्शन प्रोसेस के अंदर बराह रास्त रोल नहीं होता। चीफ़ जस्टिस का जिन कामों में रोल होना चाहिए कि गैर आइनी काम हो रहा हो, गैर कानूनी काम हो रहा हो, तो उसके अंदर अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, तो उसके अंदर कोई इस्तदा आती है तो उनको एक्ट करना चाहिए। जैसे आजकल
ये PTI के कुछ लीडर्स उठाए जाते हैं, तो मुझे सरप्राइज़ होता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे। मेरा ख्याल था कि वो जिस तरह का उनका एक माजी में एक रोल रहा है वो इन चीज़ों के ऊपर एक्ट करेंगे और बड़ा डिसाइसिवली एक्ट करेंगे, लेकिन अभी तक हमने ना तर मनीला साहब से ऐसा कुछ होते देखा है, ना जस्टिस मंसूर शाह से होते देखा है, ना काजी फ़ाइज़ ईसा से होते देखा है। लेकिन बिलावल उनसे क्या कह रहे हैं कि आप इलेक्शन को देखें, दिखाई गए पाकिस्तान के अवाम का अरबों रुपया खर्च करने का क्या फायदा है अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हुए, कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब वो इंश्योर करेंगे कि जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके। जो आज हमारे साथ शुरका हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं, रहनुमा हैं JUI फजलुर रहमान के, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हैं, और डॉक्टर फिरदौस राशिद अवान साहब हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हाफिज़ साहब, एक बात सही है कि जो उन्होंने कहा कि एक वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और दूसरा धरना दे रहा होगा। हमारे यहाँ कुछ सालों में ऐसी ही सियासत हुई है, नताइज को माना किसी ने नहीं, तो जो इंतखाब जीता दूसरे ने उसको या सिलेक्टेड का या धरना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजीम साहब। 2-2.5 महीने के वक्फे के बाद पहली दफ़ा आपके स्टूडियो में आए। अल्लाह ने आपको सलामत भी रखा है, महफूज रखा है उस दहशत गर्दी की कार्रवाई से, तो आपके लिए नेक ख्वाहिशात भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। देखिए, बात यह है कि सन 1954 से लेकर 2018 तक कोई ऐसा इलेक्शन कोई बता सकता है जो साफ और शफाफ इलेक्शन? कोई नहीं बता सकता गारंटी से। 70 और 71 की बात हो रही है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं कि वहाँ धांधली हुई या नहीं हुई। 160 या 180 की नशिस्तें जीतने वाले कहाँ खड़े आज? वो किधर है? वो तो पाकिस्तान में है नहीं, वो तो एक अलग ऐसा बन गया। जो 80 नशिस्तें जीत के वो कहाँ है? तो लिहाजा 2018 तक। दूसरी बात यह है कि कितनी पार्टियाँ बनी? कन्वेंशन लीग, कयूम लीग, जुनूजो लीग, काप लीग, IJI, PTI, अब इस्तेहकाम, अब PTI, परवेज़, बाप वगैरह वगैरह। तो ये इन तमाम चीज़ों को देखकर अब आगे इलेक्शन सामने रखें, उसमें क्या कुछ हो रहा है। अगर ये साफ शफाफ इलेक्शन है तो मेरे ख्याल में इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं। आपको लगता नहीं है कि रिप्ले हो रहा है 2018 का? 2018 रिप्ले था IJI का। PDM की तहरीक का बुनियादी नुक्ता यह था कि गैर सियासी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों को सियासत में मुदाखलत आईनी तौर पर नाजायज़ और नारवा है। ये हल्फ का तकाजा भी है और आइन। क्या 2014 का 24 का जो इलेक्शन है वो 2018 का रिप्ले नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारा मुतालबा आज भी। आप क्या कहते हैं, ये रिप्ले है 2018? मैं बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि इलेक्शन, अगर आप मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं तो इसका वाहिद रास्ता है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। मुझे नहीं लग रहा है कि 2024 में, ये मेरी ज़ाती राय है, मुझे नहीं लग रहा है कि 2024 में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। देखिए, आप लिखते हैं, आपको क्यों नहीं लग रहा? इसलिए कि नून लीग जो है उसकी जफ्फी बड़ी पक्की हो गई। मैं नून लीग की बात नहीं करता हूँ। आप खुद अंदाज़ा देखिए, PTI परवेज़ खटक कैसी बन रही है, इस्तेहकाम पार्टी कैसी बन रही है, बाप पार्टी को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। बाप पार्टी के वही लोग, डॉक्टर साहब बैठे अदब के साथ, वही लोग जो सनाउल्लाह ज़ैली की हुकूमत थी, PMLN के वज़ीर आला था 2017 में, जैसे इनको छोड़ के गए थे, वही लोग आज जा रहे हैं PMLN में। अब आप कैसे उनको कबूल करेंगे? वो तो है मौसमी, कबूल कर चुके हैं सर, कबूल मैं तो यही कह रहा हूँ, कैसे कबूल किया जा रहा है उनको। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर इस किस्म की सियासत है फिर तो मेरे ख्याल में इसको फ्योर और साफ सियासत नहीं कहा जा सकता। और इस किस्म की सियासत से न पार्टी के अंदर जमहूरियत मुस्तहकम होगी, और जब पार्टी के अंदर जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होगी फिर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के नतीजे में, उसके नतीजे में माशी इस्तेहकाम और फिर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कैसे आएगी। लिहाजा तमाम सियासी पार्टियों को यह फैसला करना चाहिए कि इस किस्म के लोग कि आज इस पार्टी में है
कल फिर इख्तिदार जब देखते हैं कि फलान पार्टी, सब मिल के उसका मुकाबला करना चाहिए, हर कंस्टिट्यूंसी में हो, हर हल्का इंतखाब में हो। ये तर्ज सियासत पाकिस्तान में बड़ा पक्का होता जा रहा है, इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन का अमल है। तो इस दफ़ा भी 2024 भी 18 से मुख्तलिफ नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है यकीनन ये बड़ा चैलेंजिंग होगा, और इस इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल होगी वो पाकिस्तान को जिन मामलात की हम बार बार बात करते हैं, मसाइल की बात करते हैं, उसको निकालने के हवाले से एक अच्छी फ़िज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि क्या इलेक्शन के अलावा हमारे पास कोई हल है? मेरे नज़दीक तो कोई हल नहीं है। पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है उसका वाहिद हल इलेक्शन है, और इलेक्शन के बाद ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शन। ऑफ कोर्स मैं इलेक्शन के बाद की बात इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन के बाद की फ़िज़ा जो है वो इलेक्शन नताइज को तस्लीम ना करना और खींचातानी की फ़िज़ा है, तो वो इससे बदतर है कि जो आज हम जिस सूरत हाल में बैठे हुए हैं, वो फिर मज़ीद ख़राबी उसमें पैदा होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक है कि सिस्टम के अंदर जनवन अगर कोई मसाइल हैं उनकी निशानदेही करना, एक है बड़े अदब से जो आप बिलावल साहब का क्लिप दिखा रहे थे, वो है सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करना और गंदा करना। जो बिलावल की डील नहीं हुई, आपकी डील होगी, ये एक सबको मालूम है कि सुने ना, नहीं डील ना डील की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानूंगा आपकी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मैं देख रहा हूँ कि यार मैं अगर इलेक्शन इस्लामाबाद से जीत रहा हूँ तो मैं उस पर बहुत खुश हूँ। मैं देख रहा हूँ मैं नहीं जीत रहा तो मैं कह रहा हूँ यार के सारे माहौल को गंदा कर दो। वो नहीं होना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन साफ शफाफ हो, मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इन पे बात करें ना, आए बैठे, सारी पार्टियां दोबारा बैठ जाती हैं। पीडीएम में नहीं बैठते थे, ये पूछें, अल्लाह ताला ने अलामा साहब को बड़े खुशी हुई, मुझे सेहत दी इनको, ये उसके हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, कितनी मीटिंग्स हुई हैं यहाँ इस्लामाबाद में, बैठ से दोबारा बैठ जाएं। आप अपीलें कर रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब से। लेवल प्लेइंग फील्ड हमारी सियासी जमातें सिर्फ उसको कहती हैं जब उनको सूट कर रहा हो माहौल, सारा सिस्टम आपकी सपोर्ट में जा रहा हो तो फील्ड लेवल है, अदरवाइज लेवल नहीं है। इस वक्त आपके लिए लेवल है। एक दो चीज़ों से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ना। देखें, माहौल ठीक करने की बात मैंने वही की, मैंने कहा बैठ के बात करें, किसको क्या एतराज़ है। माहौल गंदा करने की मिसाल क्या है कि आप आवाज़ें दे रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को, भाई इलेक्शन कमाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है। कल बैठे 6 बड़ी पार्टियां बैठे, उनके सरबराह बैठे, उनके नॉमिनीज बैठे, चलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, जो एतराज़ जिसको है वहाँ जाके करें। ये जलसों में आवाज़ें देना, इधर देना उधर देना, ये सिर्फ सियासी माहौल को ख़राब करने वाली सूरत हाल है, जो कि मंजी सियासी जमातों को बिल्कुल जेब नहीं देता। अब आप देखें, एक सिर्फ एक नुकता और, आप 16 महीने रहे हैं एक इत्तेहादी जमात का हिस्सा, मुकम्मल बेनिफिशरी रहे हैं, JUI भी रही है, मुकम्मल हुकूमत के फ़ायदे उठाते रहे हैं। हमारे यहाँ पिम्स में, इस्लामाबाद की मैं आपको बता रहा हूँ, पिम्स ले लें, यूनिवर्सिटीज़ ले लें, उनके वाइस चांसलर्स की सीटें ले लें, पिम्स का ID ले लें, वो तक तो हमारे इत्तेहादिया में लगने नहीं देते थे। पिम्स का हेड किसकी पसंद का था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पसंद। बिल्कुल, गुड। अच्छा, उसके बाद मैं आपको वाइस चांसलर्स बता सकता हूँ कि उसमें अड़ते थे हमारे इत्तेहादी के, नहीं इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मेरी मर्जी का लगेगा, ये नहीं कि मेरिट पे लगेगा, मेरी मर्जी का लगेगा। पाकिस्तान में फिर आपको कहा सही, अगर आपने पिम्स तक का बंदा भी सियासी जमातों की मर्जी से लगाया, सुने, फिर उसने आपको सही कहा कि शहबाज शरीफ अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जो हमने उसमें रजिस्ट किया उसको छोड़े। ज़का अशरफ साहब मिसाल ले लें, क्रिकेट का बड़ा गर्क किया आपने, उसका सहरा ले ना जरदारी साहब अपने सर। अच्छा, मैं डॉक्टर फिरदौस को शामिल आप ही की चॉइस थी ना। डॉक्टर साहब मुल्क बात करें, हम तैयार हैं इस चीज के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो इलेक्शन का माहौल है ये गर्मा गर्म तो होना है, बयान भी गर्मा गर्म आने चाहिए, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस क्रेडिबल रहना चाहिए। लेकिन बिलावल के बयानात आप सुने, अभी हमदुल्ला साहब ने भी उसके अंदर इजाफा ही किया, उसमें कमी नहीं की। वो कहते हैं कि वो साफ शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा नुक्ता है जो अदम इस्तेहकाम की बुनियाद फराहम कर रहा है। आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हाफिज़ अहमदुल्ला साहब को वापस TV टॉक शोज़ की स्क्रीन पे रूनुमाई पे वेलकम करूंगी, और यकीनन उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है, और हम सब के लिए ये खुशाइंद बात है कि वो सेहतमंद होकर सियासी मंजरनामे पे दोबारा एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जो उन्होंने गुफ्तगू की है, बहुत शुक्रिया बीबी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी। जो गुफ्तगू है, हम सारे सियासी उस ग्राउंड के अंदर अपनी अपनी टीम के साथ खेलने वाले, और सफबंदी इलेक्शन के सायरन के बाद हुई है, और सियासी जमातों के अंदर एक रवायती अमल है कि एक दूसरे पे
वो पॉलिटिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए इल्ज़ाम तराशियाँ लगाना, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। लेकिन उसमें समय से बालातर एक चीज़ जो है वो अबहाम पैदा कर रही है कि किस तरह एक कोलेशन 15 जमातों का 16-17 महीने इस मुल्क में चलता रहा, और उस वक्त जो है वो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू जो है वो इस वक्त हप उस वक्त मीठा मीठा होता रहा। अब जब हुकूमत ख़त्म हो गई, एक अपोजिशन का रोल आया, तो फिर वो कड़वा कड़वा थू वाला जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। जहाँ तक बिलावल भुट्टो की ओवरऑल स्टेटमेंट्स हैं, मैं नहीं समझती कि कोई भी उसको सीरियस ले रहा है, इसलिए कि एक जितने जमात के लोग उन्होंने अपने आगे खड़े किए होते हैं, वो स्कूल की असेंबली में इससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अभी उनके जहन को एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है इस हवाले से कि जरदारी साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जहाँ पे हार्ड लाइन लेनी है या हार्ड हिट लगवानी है तो वो बिलावल साहब को खड़ा करते हैं, जहाँ पे बाउंसर को रोक के खेलना है वहाँ वो खुद आके क्रीज पे खड़े हो जाते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का जो दोहरा मेयार है ओवरऑल, ये उस सियासी मंजरनामे को धुंधला करता है और ज़्यादा उसके अंदर बहाम और गैर यकीनी पैदा करता है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में इस वक्त क्लैरिटी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऐलान कर चुका है 8 फरवरी का। हम सबको ये तवक्को करनी चाहिए कि वो इदारा जिसके ऊपर पाकिस्तान में अगर ये JUI ये असाइनमेंट उठा ले और आइन के अंदर अमेंडमेंट कर लें आप, तो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट में इनका रोल अगर इतना अहम हो जाए तो ये फैसला कर लें कि इलेक्शन कैसा करवाना है। इस वक्त को जो मौजूदा मैकेनिज्म में एक रेगुलेटर है, उसका काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन कराए। अब वो इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट डिमांड हर जमात कर रही है। लेकिन आपका ये जो तबसरा है कि लाइन के दोनों तरफ जरदारी साहब खेल रहे हैं, जो सख्त बयान दिलवाना है वो बिलावल से दिलवाते हैं और जो अच्छा वाला बयान देना है वो खुद दे देते हैं। तो ये काम नवाज और शहबाज भी करते रहे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लेनी हो तो नवाज ले लेते हैं और रात को जाके छुप के मिलना हो तो वो शहबाज साहब कर लिए। गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिटिक्स पाकिस्तान में काफ़ी सक्सेसफुली चलाई है नून लीग ने भी, जरदारी साहब भी उसी की कोशिश कर रहे हैं। जी सिर्फ अभी उन्हें कामयाबी नहीं मिली इसलिए ज़्यादा तेल मिला रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये जमातों के अंदर जो मुनाफिकत की सियासत है उसका अब दफन होना चाहिए। क्लैरिटी से आप सामने आए। हमदुल्ला साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जिक्र किया। देखें, इस कोई जमात बनाना और उस जमात के साथ लोगों का आना और उस सियासी मंजरनामे पे एज अ चैलेंज अपने आप को खड़े करके पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना, ये तो पाकिस्तान का आईन और कानून उसकी इजाज़त देता है। अभी ये ग्राउंड के अंदर किसको कितनी स्पेस लेनी है, ये हर शख्स की अपनी कारकर्दगी है। जो बाकी जमातें इस वक्त शोर मचा रही हैं, देखिए हम बेशुमार कंसर्न होंगे, लेकिन इस वक्त हमें देखना ये है कि क्या इस वक्त की सूरत हाल में पाकिस्तान को मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है, जो मुआशी महाज पे और सियासी महाज पे अफरा तफरी है, जो इंतशार है, जो तसादम है, जो टकराव है, क्या उसको बढ़ाना है या उसको कम करने के लिए हमें बहसीते सियासी जमात कम अपना कैसे होगा? किरदार अदा ये करना तो है। आप एक ऐसी चीज़ का दर्स दे रही हैं जो होता हमें नज़र ही नहीं आ रहा। माजरत के साथ एक ऐसी हुकूमत बनने जा रही है मरकज़ के अंदर जिसके नवाज शरीफ हो सकता है मुमकिन तौर पर उसके कायदे-ईवान वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन उसके साथ इत्तेहादी जमातों की लिस्ट क्या होगी? पंजाब से इस्तेहकाम पाकिस्तान, KP से परवेज़ खटक साहब, बलूचिस्तान से बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान और KP से ही JUI फजल रहमान मोस्ट लाइकली, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट सिलेक्टेबल्स, हो सकता है GDA, हो सकता है साथ MQM, बल्कि MQM तो इत्तेहादी पहले बन चुकी है। तो आप PDM का एक रीप्ले करने जा रहे हैं जिसने 16 माह में पहले पाकिस्तान को डुबो दिया, बचाया नहीं है, डुबोया पाकिस्तान को। तो ऐसी हुकूमत से आप अच्छाई की तवक्को रखेंगे? बात यह है मलिक साहब कि ये एक आपका अपना नैरेटिव और एक पॉलिटिकल लैंडस्केप फ्यूचर का जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं या फोर्सी कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्या आप समझते हैं कि कोई एक जमात 2/3 अक्सरियत लेके इन हालात में पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकती है? अगर निकाल सकती है तो इससे अच्छा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो हो ही नहीं सकता। जब आपको भी पता है कि जितने भी लोग
वो रीजनल पॉलिटिक्स कर रहे हों, वो आपके नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हों, या ओवरऑल आपकी बलूचिस्तान या MQM जैसी वो जमातें जो एक लिमिटेड स्कोप के साथ अपना अपना मैंडेट लेके बैठी हैं, क्या कोई भी अकेला इस वक्त जो है इन चैलेंजेस ओवरकम कर सकता है? इस वक्त पाकिस्तान को एक कंसेंसस की ज़रूरत है, एक यूनिटी की ज़रूरत है, एक वे फॉरवर्ड की ज़रूरत है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ हम्दुल्ला साहब की कि क्या ये इलेक्शन जो है उसके बाद उस सारे जो ज़ख्म है पाकिस्तान के वजूद पे लगे उन पे मरहम रख सकता है? तो जो चीज़ इलेक्शन के बाद भी अनरेस्ट और क्यास क्रिएट कर सकती है, उन चीज़ों को इलेक्शन से पहले सेटल होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है उसको कैसे इंश्योर करना है ताकि सबका प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सियासत कैसे करनी है और उसका तरीक़ाकार क्या होगा। 2018 ने पूरा तकरीबन IGI का जो मॉडल था उसको दोहराया था, लेकिन एक चीज़ उसके बाद नई पाकिस्तान में शुरू हुई। कभी खुलेआम हमने किसी सर्विंग जनरल को इलेक्शन प्रोसेस में या इलेक्शन प्रोसेस से पहले आर्मी चीफ़ बनने के लिए एक्टिवली लॉबिंग करते और उस वक्त के वज़ीर आज़म को अपनी पसंद का आर्मी चीफ़ बनाने के लिए पोजीशन लेते हुए नहीं देखा। इमरान खान ने शायद अगर अपने सियासी कैरियर की एक अगर गलती उसकी आइडेंटिफाई करनी हो तो ये सबसे बड़ी उनकी एक मिस्टेक थी जो उनको बहुत भारी पड़ी। सारी दीवारें तोड़ के नवाज शरीफ को जो सज़ा का अमल था ना, दीवारें तोड़ के सज़ा का अमल बनाया गया था। वापसी भी वैसे उनकी दीवारें तोड़ के हुई है, मरवजा तरीक़ाकार से नहीं हुई। तो इमरान खान को वज़ारत उज़्मा देने के लिए सब कुछ तोड़ा गया था। एक इकामा के ऊपर उसको निकाला गया, अकाउंट रिसीवेबल पर डिस्क्वालीफाई नवाज़ को किया गया, बलूचिस्तान में सिटिंग गवर्नमेंट गिराई गई, बाप पार्टी क्रिएट की गई, इस तरीके से उनके वोट इकट्ठे किए गए। लेकिन लड़ाई डाली किस बात के ऊपर कि ये DGISI मेरी पसंद का है और ये अगला आर्मी चीफ़ होगा। DGISI का रोल वो अब PTI के लोग खुद अपनी ज़बानी कन्फर्म कर रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी का एक इंटरव्यू है, मैं उसका एक हिस्सा आपको दिखाना चाहूँगा। ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है और तकरीबन कमोबेश ये वो हकीकत है जो PTI के सारे लोग खुद से बयान करते हैं, या जो फॉर्मर इस्टेब्लिशमेंट अभी रिटायर हो गए हैं जो लोग, उनसे आप पूछें तो आपको ये कहानी सुनाएंगे। दो चीज़ों ने फ़ौज के इमेज को नुकसान पहुँचाया है। फ़ौज सबसे ज़्यादा अगर किसी इदारे ने पाकिस्तान के लिए अगर कहा जाए ना कि सलाम उसको पेश करना चाहिए, वो रोज़ाना 4-5 लोग हैं जो शहादत पाते हैं पाकिस्तान को बचाने की खातिर, लेकिन दो इश्यूज़ पे कंट्रोवर्सी का शिकार होते हैं, या टेक ओवर हो जाए या आर्मी चीफ़ एक्सटेंशन ले लें। और एक ये मामला है कि वक्त से पहले आप लॉबिंग शुरू कर दें आर्मी चीफ़ बनने के लिए। इनसे अगर वो गुरेज़ करें, पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस से गुरेज़ करें, तो कोई बंदा नहीं है पाकिस्तान में जो उनको सलाम नहीं करेगा। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, ये जनरल फैज़ वाला मामला कुछ अजीबोगरीब है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। इमरान खान के लिए उन्होंने बहुत खिदमत सर अंजाम दी होगी, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर को अपनी पसंद का चीफ़ नॉमिनेट करने के लिए लॉबिंग करते और किसी ISI चीफ़ को अपने आप को पोजीशन करते हुए आर्मी चीफ़ के लिए, ये मैं पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ। देखिए नजीम मलिक साहब, ये बदकिस्मती है। ये मुल्क जो तरक्की नहीं कर सकता, बदकिस्मती है ये। देखिए आपके सामने एक मीसाक, एक दस्तावेज़, एक दस्तूर मौजूद है। मेरा अपना किरदार है, आपका पैसे थे मीडिया मोहतरम आपका अपना किरदार है, अदलिया का अपना किरदार है, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव का अपना किरदार है, इस्टेब्लिशमेंट और फौज का अपना किरदार है। हर एक अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करे। अगर ये कैमरामैन आपकी इख्तियारात में मुदाखलत करने की कोशिश करे तो फिर क्या रह जाएगा? फिर तो ये शो नहीं हो सकता अगर आप उनके काम में मुदाखलत करें। जब एक स्टूडियो में एक शख्स अपने इख्तियारात से हट के दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत करेंगे, उस स्टूडियो को आप मुनज़्ज़म नहीं चला सकते। तो 24 करोड़ आवाम की एक रियासत को आप कैसे चलाएंगे? पाकिस्तान का ID कार्ड किसने कैंसिल किया था? मेरी पाकिस्तान का ID कार्ड मैं बताता हूँ, जनरल फैज़ ने कैंसिल किया था। और उस पर टफा किसने लगाया? इमरान खान की हुकूमत ने। उस वक्त वज़ीर दाखिला थे ब्रिगेडियर एजाज शाह, उन्होंने तो कहा कि मुझे पता ही नहीं है। तो ये इंटरफेरेंस सियासत में क्यों थी उनकी? देखिए ना, इख्तिदार की लालच है, कुर्सी की लालच है। यानी इमरान खान PTI अगर इख्तिदार की लालच में और दूसरा अपने पसंद और नापसंद की बुनियाद पर तमाम उसूल को तोड़कर उसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, इस बुनियाद पर के फिर मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है, सारी बातें सामने आ गई।
आज जुल्फी बुखारी खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि वो बनाना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी, तो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी उसको बनाना चाहते थे। जब वो DGISI बने तो कैसे बने? जनरल मुनीर को हटाया, इसको DGISI बना। क्यों? वजह क्या थी? उन्होंने कुछ सच बातें उनके सामने रखी, वो सच थी या नहीं थी उस वक्त की बात है। लिहाजा मैं कह रहा हूँ कि आप जब लेकिन आपको ये मालूम है कि जब कराची से वो जो आए थे, अभी जिनका आपने नाम लिया, जिनको DGISI लगाया गया था, क्या नाम था उनका? किसका? जनरल मुनीर। क्या पूरा नाम क्या था उनका? जनरल आसिम मुनीर साहब। नहीं, आसिम मुनीर तो आर्मी चीफ है ना। उससे पहले जो जिनको DGI लगाया गया था, वो नहीं, एक और थे। वो ये नून लीग की फरमाइश पे कराची से उनको ट्रांसफर करके इधर लाया गया था। उसका मुझे वो फैसल तो नहीं था, बिलाल फैसल। जनरल रिजवान को हटा के ये लगाया गया था, जनरल नवीद मुख्तार। वो ये PMLN वाले अपनी पसंद के लेकर आए थे। तो ये पसंद नापसंद प्रोफेशनल इदारे के अंदर होनी नहीं चाहिए। जब आप फिल्म्स में एक ऑफिसर्स को जिसका ताल्लुक मैनेजमेंट से है, वो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो, तो मुझे बताओ वो फिल्म चल सकता है? जब आप क्रिकेट के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को पसंद और नापसंद की बुनियाद पर इनसे पूछते आगे चलाते हैं थोड़ा, उसका नतीजा क्या होगा? आप बताइए तारिक फजल साहब, ये अभी जो आपने जुल्फी साहब का बयान सुना है, जुल्फी बुखारी का, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। देखिए, इस पे तो मलिक साहब सिवाय अफसोस के इजहार की और क्या किया जा सकता है। ख्वाहिश रखना ये हर एक का राइट है कि वो अपने फील्ड में तरक्की करे और टॉप पे जाए। आर्मी में अगर 100 लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं तो 100 में से जनरल जो है वो 3 से 4 बनते हैं। 3 से 4% है जनरल बनने का रेशो। तो ये ख्वाहिश तो सारे रखते हैं, रखनी भी चाहिए, लेकिन उसके लिए वो रास्ते इख्तियार करना जिनका अभी जुल्फी बुखारी साहब कह रहे थे, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और देखिए, उसके लिए फिर आपको मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, उसके लिए आपको अपने इदारे की जो रवायात हैं वो भी तोड़नी पड़ती हैं। 2 एक्शंस हैं जो रिसेंट हिस्ट्री में मेरे नॉलेज में है। एक, जनरल रिजवान को फरमाइशी प्रोग्राम से नवाज शरीफ ने हटवाया था, और जनरल नवीद मुख्तार को, उनकी प्रोफेशनलिज्म पे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन फरमाइशी तौर पर इन्होंने फरमाइश करके लगवाया था कि इनको DGISI लगवाए। नवाज शरीफ उसके बाद जो कुछ उन्होंने भुगता, जनरल फैज़ को DGC लगाया था उस वक्त जनरल बाजवा ने, उसके बाद सारी पोलिटिकल मैनेजमेंट इनके ज़रिए हुई है। दूसरा अभी इमरान खान ने किया था, जनरल आसिम मुनीर को DGISI हटवाया और फिर जनरल फैज़ लगे, और फिर जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। ये क्यों करते हैं आप लोग? आप प्रोफेशनली चलने थे, जो कॉम्पिटेंट, मोस्ट कॉम्पिटेंट डिजर्विंग है उसको चलने दें। अपॉइंटमेंट कैसे हुई आप कह रहे हैं, मैं तो इससे लाइल्म हूँ, सच्ची बात है, मैं लेकिन नॉलेज की बुनियाद पे बात बता रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि देखिए, फिर हम एकेडमिक डिस्कशंस में चले जाते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि क्या इस तरह की जो तकर्रियाँ हैं वो किसका इस्तेहकाक है और किस तरह लगनी चाहिए। एक है कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। हमारे मुल्क में आर्मी चीफ जो हैं वो ये की अपॉइंटमेंट्स करते हैं, और ये एक हकीकत है, और मेरा ख्याल है इस हकीकत के साथ जिंदा रहना ही इदारे के लिए भी बेहतर है और बाकी लोगों के लिए भी। नहीं, अब तो आर्मी चीफ के लिए पॉलिटिक्स हुई है, ये तो पॉलिटिक्स, ये जो नॉर्म है वैसे थोड़ा हो जाना था। डॉक्टर फिरदौस से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप क्या कहती हैं? ये टेढ़ा सा मामला है लेकिन इसको सेटल होना चाहिए। एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन ये टेबल पे कभी होनी नहीं चाहिए, वन ऑफ होनी चाहिए अपॉइंटमेंट। अल्लाह ताला इतनी इज्जत देता है कि पाकिस्तानी फ़ौज 10 लाख फ़ौज का सरबराह है और बड़ा नाम है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, टेबल पे ही नहीं होनी चाहिए कभी। और दूसरा, ये ISI के ऊपर जो पॉलिटिक्स होती है इससे भी गुरेज करना ज़रूरी है। मलिक साहब, जो जुल्फी बुखारी का इतराफ़ जुर्म है, वो वज़ीर आज़म के उस वक्त जो है वो सबसे करीब तरीन और उनके एयर्स एंड आइज़ थे, और काश वो उस वक्त उनको ये मशवरा देते और 9 मई जैसे वाक़यात जन्म ना लेते और आज पाकिस्तान किसी और मुख्तलिफ सिचुएशन और सिनेरियो में होता। अब देखना ये है कि ये सारी सिचुएशन क्यों होती है, या क्यों ऐसा हम हर दफ़ा हर हुकूमत में इस किस्म की सूरत हाल से गुज़रते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने शख्सियात परस्ती इतनी की, हमारे मुल्क के अंदर 76 साल में शख्सियात जो हैं वो इतनी मजबूत हो गई कि जिसको मजबूत होना चाहिए था वो इदारे थे। इंस्टीट्यूशंस हमने वीक किए और शख्सियात को मजबूत किया, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे शख्सियात हावी होकर डिक्टेट करती हैं। जब आप राइट पर्सन एट राइट जॉब लगाएंगे, हमारी पाक फ़ौज जो है या GHQ एज एन इंस्टीट्यूशन, वो एक ऐसा जिसको हमें डिसिप्लिन, मेरिट और जज़ा सज़ा के साथ जुड़ा एक स्ट्रक्चर्ड निज़ाम हम देखते हैं। जब हम उसके अंदर पॉलिटिकल ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, एंडोर्स करते हैं, इम्पोज करते हैं, अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो उसको कमज़ोरी बनाते हैं और
उस कमज़ोरी को स्ट्रेंथ में बदलने के लिए हमें अपनी मर्ज़ी की अपॉइंटमेंट्स चाहिए, तो जिसकी वजह से वो अदारा जो है उसको आप पोलिटिसाइज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जब भी जिसकी भी हुकूमत आई उसने सबसे पहले अदारों को पोलिटिसाइज़ किया। दुनिया के अंदर आप कहीं नहीं देखेंगे कि जहाँ भी महज़ब डेमोक्रेटिक नाम्स और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वहाँ अदारे पोलिटिसाइज हुए हों। वहाँ पे मेरिट है, एक प्रॉपर आपका SOPs हैं, रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे सियासी लोग भी उन अदारों के ताबे होते हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान में वंस फॉर ऑल जिन रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं वो रिफॉर्म्स ये कौम उसकी दास्तान सुनते सुनते कान पक चुके हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो रिफॉर्म्स हो नहीं पा रही क्योंकि यहाँ एक स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हैं वो प्लेस नहीं हो रहा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला इशू है या सियासत के अंदर जो इंटरफेरेंस वाला रोल है, जब तक आपको आर्मी चीफ या फौज की तरफ से सपोर्ट ना आए आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आर्मी चीफ जब अपनी पोजीशन पे आएंगे तो उन्हें भी अपने आप को सबसे पहले पोलिटिसाइज करना है। उनका पाकिस्तानी सियासत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हुएवर इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्हें देखना ये है कि ये जो सियासी काम है, जो इदारे या सियासतदान जो आपस में बैठ के जब तक ये खुद कंसेंसस क्रिएट करके डैमेज जो ये खुद करते हैं उस डैमेज को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को आप ये नहीं कह सकते कि वो इधर उधर ना देखे, बैसाखियों की तलाश में रहते ब्रेक ले लें हमारे साथ, और अल्टीमेटली पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर किया। वेलकम बैक। हाफिज साहब, लास्ट सेगमेंट है तो छोटे जवाब एक एक मिनट में सारों से। कौन सा ऐसा तरीकाकार अपनाया जाए कि इंतखाबी अमल के ऊपर लोग यकीन भी कर लें और उसके बाद कोई धरना ना सजे, कोई एहतजाज ना हो रहा, लोग नताइज मान लें? देखिए 75 और 76 साल का जो मसला है उसको आप मुझसे 1 मिनट में उसका हल चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में कोई दस्तूर है, कोई आइन है ना, तो उस दस्तूर पे अमल करें ना। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर है। सियासतदान ये तोबा करे कि आइंदा हम इख्तिदार तक पहुँचने के लिए रास्ता आवाम का इख्तियार करेंगे, वोट का इख्तियार करेंगे, वोटर का इख्तियार करेंगे। आप इशारा इनकी तरफ, पावर पॉलिटिक्स का नहीं, बूट का नहीं, ताकत का नहीं। जब सियासतदान सियासत करते हैं इख्तिदार तक पहुँचने के लिए ताकत के रास्ते से, ताकत के मराकज़ से, और वो मुदाखलत करते हैं और आप एक पसंद और नापसंद की बुनियाद पर पिम से लेकर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तक, DGI तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक आप फैसले मेरिट की बुनियाद पर नहीं, कानून और ज़ाबिते की बुनियाद पर नहीं करते हैं, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर करते हैं, तो फिर कानून कहाँ है, आइन कहाँ है, पार्लियामेंट का है? जब तक ये फैसला आप नहीं करेंगे इस मुल्क में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। सर ये जो आइन की, कानून की और पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात हाफिज साहब ने की है, देखिए कुछ चीज़ें जो है ना इससे ज़्यादा एविडेंट हैं और ज़रूरी हैं। जो बात अभी कर चुके हैं, जो इदारों के सरबराह मुकर्रर करने की बात की गई, और मैं ज़रा थोड़ा सा आगे की बात करता हूँ, पीछे की भी छोड़ दें, वो भी शामिल कर लें, कोई हर्ज नहीं। 16 माह की हुकूमत के अंदर किस पार्टी की कारकर्दगी क्या थी, किस पार्टी ने उसे क्या क्या फ़ायदा उठाया, कितनी बेनिफिशरी रही 16 माह की हुकूमत? 16 माह जी कारकर्दगी थी किसकी? कारकर्दगी को छोड़े, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, उस पर नहीं बात करते। उस पर तो अच्छी बुरी नहीं, आपका टाइम कम है ना। मैं कह रहा हूँ कि आप फौज को कह रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि फौज को हम कहते हैं फौज मुदाखलत कर गई, फलां कर गई। फौज को नहीं पता कि 16 महीने में कौन सी पार्टी कितनी बेनिफिशियरी रही है सिस्टम की, इस गवर्नमेंट की, उन्हें नहीं पता। तो मौका कौन देता है फिर? सियासतदान। ना करे ना वो काम जो आपकी कमजोरियाँ बने, ना करे वो काम कि जिससे हुकूमत से वो फ़ायदे उठाएं जो आपका राइट नहीं है। ये तो सबसे पहली बात है। ना इदारे ठीक करने से फौज रोकती है, ना पिम्स ठीक करने से रोकती है, ना क्रिकेट बोर्ड ठीक करने से रोकती है, ना सड़कें बनाने से रोकती है, ना आप यूनिवर्सिटियां ठीक करने से रोकती है। क्यों गलत काम करते हैं? वैसे तो गवर्नेंस के जितने इश्यूज हैं, सिर्फ इस बुनियाद अगर सियासी हुकूमतें ठीक करने की कोशिश करें तो उनको फौज से मदद मिलेगी, रुकावट नहीं मिलेगी। यस, ये बात है ना। लेकिन वो काम आप करते नहीं, ना एजुकेशन में, ना हेल्थ में। लगा रहे होते हैं, इल्जाम लगाई जाते हैं फौज पे, नहीं। डॉक्टर फिरदौस अपना काम करें। और आखिरी एक बात जी, बिलावल साहब की तकरीर के मैं वो जो आपने शुरू में सुनाई थी, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा। साफ शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में अगर होने हैं, कराने और होंगे इंशाल्लाह, तो उसका हल है COD पार्ट 2 जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया था। आए बैठ के आपस में बात करते हैं, उसकी कंटिन्यूएशन में डॉक्टर फिरदौस बैठ के हल करें। आप क्या सजेस्ट करती हैं, कैसे साफ शफाफ इंतखाबी अमल बढ़ाया जाएगा? सबसे पहले तो जो सियासतदान है उन्हें
अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। जब वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं, कभी फ़ौज ने आके तो सियासतदानों को नहीं कहा कि हम आपको मशवरा देते हैं। ये सियासतदानों की कारस्तानियाँ हैं कि जब वो उनके अंदर कमज़ोरियाँ हैं, वो उन्हें जो अपनी ज़मीर की अदालत जो है वहाँ गिल्टी होते हैं, तो वो फिर उन गुनाहों को छुपाने के लिए इधर उधर देखते हैं और कोई ना कोई चोर दरवाज़ा ढूंढते हैं। और फ़ौज को जा के कौन कहता रहा कि आप आएँ और फलां मेरी मदद करें, या पार्लियामेंट के अंदर MNAs MPs को लेके आएँ, या हमारी जो वो अक्सरियत है उसको इंश्योर करें, सिक्योर करें। ये सारी चीज़ें एक सियासी अमल के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले सियासतदानों को अपने आप को ठीक करना है, ये मुल्क खुद ठीक हो जाएगा। और जिस तब्दीली को हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आए या बाकी सब 100% परफेक्शन हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वो परफेक्शन अपने ऊपर लागू करनी है और सबसे पहले उस तब्दीली। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।